चलो बच्चों अपने न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं न्यूमेरिकल में मोमेंटम ऑफ फोर्स। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मोमेंटम फाइंड करेंगे फोर्स का। कैसे फाइंड करते हैं बच्चों मोमेंटम? मोमेंटम एक तरीके से टॉर्क ही होता है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है यहाँ पर। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है बच्चों ये। मोमेंटम क्या है? टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें क्या देखनी है, जहां पर हम मोमेंट देखना चाह रहे हैं जिस पॉइंट पे, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स को देखना है, बस और कुछ नहीं करना। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अब फिर से आप समझ लीजिए क्या होगा। अगर फोर्स एक एंगल बना के रखा होता है, जैसे ये कोई एंगल बन रहा है ना बच्चों, अगर कोई फोर्स एक एंगल बना के रखा होता है, कोई भी एंगल हो, तो उसमें क्या करें, देखो क्या होता है। हमारा एक, हमें चाहिए क्या बच्चों, हमें चाहिए एक्स या वाई एक्सिस पे फोर्स चाहिए हमें, और कुछ मतलब नहीं है हमें। हमें एक्स या वाई एक्सिस पे फोर्स का इन्फ्लुएंस देखना है, हमें किसी एंगल से कुछ मतलब नहीं है, इसलिए कंपोनेंट हमें देखने पड़ेंगे। जैसे कि बच्चों कोई फोर्स है, ये कोई एफ फोर्स इधर लग रहा है, समझ लो ये ओ है, और इसका इन्फ्लुएंस हमें क्या देखना है, वाई एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ये क्या है बच्चों, वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। सिंपल बात है, यानी कि हमें इस एफ के कंपोनेंट इधर चाहिए और इधर चाहिए। हमने मान लिया ये थीटा है, ये क्या है, एंगल थीटा। क्या फाइंड करेंगे यहाँ हमें ओ ए फाइंड करना है और ओ बी फाइंड करना है, क्या हो इसके रिगार्डिंग। तो कैसा फाइंड करेंगे, देखो ये क्या है 90 डिग्री, ये पता होगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है और कुछ लगना ही नहीं है इसमें। क्या करना है, देखो ये क्या होगा हाइपोटेनियस, ये क्या होगा बेस, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। ये पता है हमें 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है बच्चों, जो एंगल ले रहे होते हैं उसके साइड वाला बेस होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, मतलब किससे हमें, हमें मतलब है बच्चों यहाँ पर हाइपोटेनियस से, क्योंकि एफ में ही तो बात करनी है भाई, फोर्स का ही तो कंपोनेंट ले रहे हैं, तो एफ में से तो बात करनी पड़ेगी। और निकालना क्या है, बेस। तो बताओ ऐसी क्या चीज है जिसमें बेस और हाइपोटेनियस दोनों आता हो? कोस है वो। तो क्या करेंगे, कोस थीटा बराबर क्या कर देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है बच्चों यहाँ पर, ओ ए, और हाइपोटेनियस क्या है, फोर्स ही है भाई, हाइपोटेनियस में तो फोर्स ही है। तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई, एफ कोस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, बेस, हमारा बेस आ जाएगा एफ कोस थीटा। बात समझ में आ गई? यानी कि हमें ये चीज ध्यान रखनी है, आगे से बच्चों जब भी क्वेश्चन करेंगे ये तो फाइंड नहीं करने के हम अलग से रफ पे 5 मिनट क्यों देंगे। इसकी सिंपल सा क्या ट्रिक है, जहां पर थीटा है उसके साइड वाला कोस वाला होगा और उसके अपोजिट वाला ये हो जाएगा साइन थीटा। अगर तुम साइन थीटा फाइंड करोगे तो ये फाइंड कर लो इस ट्राइंगल में, और बिल्कुल बराबर इसके होगा, ए एफ बराबर किसके होगा, ओ बी के बराबर होगा, वही सेम आ जाएगा, यही एफ साइन थीटा। तो ट्रिक क्या है इसकी, थीटा के इधर वाला कोस होगा, इधर वाला साइन थीटा होगा हमेशा, बस और कुछ नहीं करना हमें। अब क्वेश्चन खुद ही सोल्व होंगे, हमें एक्स और वाई एक्सिस से ही मतलब था। अब देखते हैं क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक क्या होगी। इसे मैं हटा देता हूँ 5 मिनट, क्योंकि ये तो हमने रफ वर्क किया है, क्योंकि हमारा मेन पर्पज क्या है, क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है ना भाई, ये फाइंड करना हमने हमने क्या फाइंड करना, देखो फोर्स दे रखा है 200 न्यूटन का, जो लग रहा है यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे, एक्टिंग ऑन ए पॉइंट बी, है ना बच्चों। और यहाँ पर ये ए बी कुछ है बच्चों, लीवर है ना, लीवर दे रखा है ए बी विच हैंग एट ए लोअर एंड, जो कि लोअर एंड से हैंग हो रखा है। फाइंड द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट द हिंज एंड ए, यानी कि यहाँ से इसका मोमेंट फाइंड करना है, और बी पे एक फोर्स लग रहा है कितना न्यूटन का, 20 न्यूटन का, 200 न्यूटन का। अब ये एंगल दे रखा होगा क्वेश्चन में, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, समझ लो ये 60 है, समझ लो 60 एंगल दे रखा है। अब हमें बच्चों क्या करना है, वही काम, कंपोनेंट ब्रेक भाई, हमें और किसी चीज से मतलब ही नहीं, जहां पर भी क्वेश्चन दे रखा हो वही कंपोनेंट ब्रेक कर दो इसके। तो ये क्या होगा बच्चों, 60 cos 200, सॉरी 60 तो एंगल है, 200 इंटू cos 60, और ये क्या होगा बच्चों 200 sin 60। एक कंपोनेंट इधर हुआ, एक कंपोनेंट हमारा इधर हो गया। बात सिंपल है, कुछ वही दिक्कत कोई है इसमें, बिल्कुल सिंपल बात है ये। चलो अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो अब हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंटम फोर्स फाइंड करना है, यानी कि एफ एम लिख लो, कुछ भी डिफाइन कर लो इसे। क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, सिंपल। देखो मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूं, मैं फाइंड करना चाह रहा हूं, सबसे पहले ये देख लो भाई किधर को घुमा रहा है, ये भी देखना हमें। देखो ये फोर्स जो होगा ये वाला इधर को घुमाएगा। एक चीज और बात ध्यान रखो बच्चों, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज तो आएगा पॉजिटिव, और अगर हम ले रहे हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो आएगा नेगेटिव। सिंपल बात है।
तो देखो बच्चे ये फोर्स जो होगा साइन वाला जो कंपोनेंट होगा इसे इधर को ले जाने की कोशिश करेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। सिंपल बात है। फोर्स कितना है यहाँ पर 200 साइन 60 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं, ए से। कितनी होगी बच्चों, देखो नीचे मिलाओ, इसे नीचे मिलाओ, कितनी होगी 0.3। भाई ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, एक पॉइंट से ए से। चलो एक चीज मिल गई हमें। अब आगे देखते हैं ये वाला कंपोनेंट, ये वाला फोर्स का कंपोनेंट इसे कहां ले जा रहा होगा, नीचे की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव आएगा। कितना है 200 इंटू cos 60। और अब इसकी देख लो बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए क्या करोगे, इसे ऐसे मिला दो, यहाँ पर ऐसे देख लो, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही 0.4। 0.4 भाई यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी पॉइंट ए से। बात समझ में आ गई। इसे सोल्व कर दो, जो भी आंसर आए लिख दो। भाई जो भी आंसर आएगा लिख दो यहाँ पर, जो भी आंसर आएगा। अगर बच्चों माइनस साइन आया तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर प्लस आया तो क्लॉकवाइज, जो भी आंसर होगा व्हाटएवर तुम्हारा। बात समझ में आ रही है बच्चों तुम्हें, बिल्कुल आ रही होगी, साफ साफ बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। आंसर खुद निकाल लेना बच्चों जो भी आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट अपना इस क्वेश्चन को देखते हैं अपने इस क्वेश्चन में क्या होगा। देखो सिंपल, ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है एकदम। इसमें क्या होगा, देखो बच्चों फिर से हमारा एक एंगल पे दे दिया, एंगल कितना दे दिया, एंगल 60 दे दिया है ना। किस पॉइंट पे लग रहा है ये कोई पॉइंट है यहाँ पर आके यहाँ टच हो रहा है, समझ लो ये ए से शुरू हुआ था, बी पॉइंट पे यहाँ पर ओ पे पॉइंट पे लग रहा है, ये बी पे, समझ लो ये बी पॉइंट पे। ठीक है, तो बच्चों इस पॉइंट पे इसके कंपोनेंट चाहिए फोर्स के हमें, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे फिर से कंपोनेंट निकाल लो। ये थीटा है तो इधर क्या बनेगा बच्चों 50 cos 30 डिग्री, और उधर क्या जाएगा बच्चों 50 साइन 30 डिग्री, ये तो जाएगा भाई। और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी होगी, समझ लो कितनी भी हो, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है ना, तो मैं समझ लो 2 मीटर है, समझ लो 2 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है, क्या दिक्कत होगी, कुछ भी जो भी होगी वो ले लेंगे हम, जो भी क्वेश्चन में देगा। तो क्या फाइंड करना अब हमें मोमेंट फाइंड करना अबाउट पॉइंट ए। तो बच्चों मोमेंट कितना होगा, फोर्स मोमेंट कितना होगा, देखो बच्चों फिर से सिंपल सा देखो, मोमेंट क्या होता है, घुमाने वाली चीज। घुमाएगा तब कौन सी चीज, जब कोई कहां पर लगेगा बच्चों, भाई 90 डिग्री पे लगना चाहिए ना, तभी तो वो घुमाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तभी तो देखते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या ये वाला फोर्स जो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला कंपोनेंट अबाउट ओ देखना है, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ रखता है, ये घुमाएगा कुछ, बिल्कुल नहीं घुमाने का, तो ये क्या होगा, ये 0 होगा। और घुमाएगा कौन सा, ये वाला, तो क्या आ जाएगा बच्चों 50 साइन 30, और डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर की, और प्लस ये कितना होगा, ये 0 होगा। भाई ये तो घुमाने का ही नहीं ना इसे, तो बच्चों फाइंड कर लो इसे। साइन 60 वाली 1/2 होगी, 2 से 2 कट गया, 50 न्यूटन आ गया, लो इसका आंसर भी आ गया। लो सिंपल है बच्चों, ये बातें सारी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो, चलो अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो हमें कंपोनेंट ही ब्रेक नहीं करने, क्यों, क्योंकि एंगल लगा के कोई रख रहे हैं, भाई एंगल पे कोई रखे ये तो बिल्कुल एकदम 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं हर किसी चीज से, और 90 डिग्री तो चाहिए हमें, भाई हमें 90 डिग्री से ही तो मतलब है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है हमें। तो क्या करना है इसमें, देखो अबाउट कहां से निकालना, अबाउट ए पॉइंट से निकालना है, जिस भी पॉइंट से देख लो, ए पॉइंट से हम देखना चाह रहे हैं। क्या दे रखा बच्चों 2 मीटर इसकी लेंथ दे रखी, सबकी 2 मीटर है, 2 मीटर 2 मीटर। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। देखो पहला बच्चों ये बताओ, ये 20 जो न्यूटन है, 20 न्यूटन यहाँ लिखो, इनटू डिस्टेंस बताओ परपेंडिकुलर क्या है, कुछ भी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई है इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होती है जहां पर फोर्स निकालना है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल पैरेलल डिस्टेंस है, 2 मीटर ले लीजिए, वो तो लेनी नहीं है, 0। अगला देखो ये वाला फोर्स, देखो ये वाला क्या बच्चों 40 न्यूटन, इसको इधर को नहीं घुमा रहा, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आएगा। तो कौन सा फोर्स है 40 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी देख लो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से देखोगे ना बी पॉइंट से कितनी है 2 मीटर, सही बात है। अगला चलो 60 पा जाओ, देखो 60 भी से नीचे घुमा रहा है, यानी कि ऐसा घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। भाई घंटा कैसा घूमता है, घड़ी ऐसा घूमती है हमारी, ऐसे चलती है, लेकिन ये किधर को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज का माइनस आएगा। कितना है बच्चा न्यूटन, 60 न्यूटन है। डिस्टेंस देखो कितनी है इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 2 मीटर, तो 2 मीटर आ गया। आगे चलो प्लस, ये देखो 80 न्यूटन लिख लिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, कुछ भी नहीं, ये भी तो बिल्कुल ये भाई ये भी तो इसकी पैरेलल में ही लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई आएगी इसकी,
नहीं आने की, क्योंकि ए पॉइंट पे निकालने हैं, ये भी 0 हो गया। तो बचा कौन सा, ये हो रही है, सोल्व करके लिख दो जितना भी आएगा एफ एम, कितना आएगा माइनस में आएगा, जो भी आएगा आंसर लिख दो भाई। करीबन 200 आएगा, देखो 40 दूनी 80, 60 दूनी 120, ये आ गया 200 आ गया माइनस का। तो क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज आया ये, क्योंकि माइनस का आ रहा है। इतने सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है हमारा। क्या फाइंड करना है, सिस्टम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। फाइंड क्या करना है यहाँ पर, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन में। रिजल्टेंट फोर्स एक्स, समेशन ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, 0 होना चाहिए, यानी कि बैलेंस जब होगा फोर्स वाई और एक्स डायरेक्शन में 0 देना चाहिए उसकी वैल्यूज। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है बच्चों, हमारा फोर्स दे रखा है पर्टिकुलर एंगल पे, ये भी ये भी ये भी ये भी, लेकिन हमें फाइंड क्या करना पड़ता है। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारे पास रूल क्या है, केवल एक ही रूल है हमारा कि हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। इनके कंपोनेंट तभी ब्रेक कर पाएंगे जब हमें एंगल का पता हो। यहाँ पर एंगल का भी नहीं पता हमें। मैं मान रहा हूँ यहाँ पर एंगल θ1 ये बन रहा है, और मैं मान रहा हूँ यहाँ पर एंगल θ2 बन रहा है। अब इसकी θ1 और θ2 की वैल्यू तभी पता कर पाएंगे हम जब साइन और कोस में हमारे पास वैल्यू हो। हमें केवल दे रखा था 2 और 1, यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, इसका पाइथागोरस लगाकर हमने इसका निकाल लिया बच्चों ये हाइपोटेनियस। ऐसे ही यहाँ पर हाइपोटेनियस निकाल लिया, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे क्या लग जाएगा, हाइपोटेनियस हमारा बन जाएगा। कोई दिक्कत है, ये बन गया। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे हम साइन θ1 की वैल्यू। साइन थीटा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होगा यहाँ परपेंडिकुलर, देखो अगर ये θ1 है तो इसके सामने वाला क्या हो, इसके साइड वाला बेस होगा, और ये वाला 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये हमें सबको पता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, √5, यानी कि हमारी साइन θ1 की वैल्यू आ गई है। क्यों साइन θ1 चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट ब्रेक करने हैं। थीटा के साइड वाला क्या होता है, कोस, और ये वाला होता है साइन, ही हमें अच्छे से पता है। तो हमें क्या फाइंड करने पड़ेगा, कोस θ1 और फाइंड करना पड़ेगा। कोस थीटा क्या होता है बेटा, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या है इसका बेस 2, और हाइपोटेनियस क्या है, √5। तो ये भी आ गया हमारा। ऐसे ही हमें इधर फाइंड करने पड़ेंगे। अब इधर भी साइन θ1 और साइन θ2 और कोस θ2। इधर क्या होगा, सबसे पहले साइन लिखेंगे हम, साइन θ2। साइन θ2 क्या हो, देखो यहाँ पर 90 इधर बन रहा है, सामने वाला का हाइपोटेनियस हुआ। एंगल कौन सा है, एंगल ये वाला है हमारा, जैसे यहाँ पर ये वाला था, है ना। एंगल के साइड वाला बेस हुआ, और ये परपेंडिकुलर हुआ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4 अपॉन √5। ये हुआ साइन, और कोस θ1 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 3, और हाइपोटेनियस है हमारा 5। रूट में नहीं है, रूट से अलग है 5, यहाँ पर √5 था। बात समझ में आ गई है, बिल्कुल आ गई होगी बात समझ। अब कंपोनेंट ब्रेक करते हैं बस के भाई, 1 बाय 1 देखो कंपोनेंट कैसे ब्रेक होंगे। अब थीटा के साइड वाला, यानी कि जिस साइड से थीटा अटैच होता है वो कोस देता है, यानी कि इसका किसका कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हैं, इस फोर्स के। तो यहाँ क्या पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 200 फोर्स आया, और एंगल कौन सा आ रहा है, कोस θ1। इस कोस θ1 की वैल्यू रख देंगे बाद में जब हम अलग करेंगे, मतलब जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही बच्चों सेम टू सेम यहाँ चला जाएगा। एक यहाँ क्या आएगा भाई, 200 इंटू यहाँ आ जाएगा साइन θ1। चलो भाई, इसके कंपोनेंट ब्रेक हुए, इसका काम खत्म हुआ। अब किसके ब्रेक करने हैं हमें, अब ब्रेक करने हैं 120 वाले के, 120 वाले के करते हैं। थीटा अटैच कहाँ पर है, यहाँ पर। फिर से ये क्या हो जाएगा, वैसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो ये, फिर से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, और ये आ जाएगा कोस θ1। इसकी वैल्यू बाद में लिख देंगे फिर से। और ये क्या हो जाएगा, फिर से साइन हो जाएगा, यानी कि 120 इंटू साइन θ2 आएगा। ये 1 नहीं है, साइन θ2 है, ये भी 2 है। कंपोनेंट ब्रेक हो गए, किस किस के हो गए, इसके और इसके। अब किसके करने हैं हमें, इसके और इसके ब्रेक करने हैं। चलो भाई, इसके करते हैं साइड 60 वाले के। 60 वाला देखो यहाँ पर है, तो यानी कि इससे अटैच किससे है, इससे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों भाई, ये इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा 50 इंटू कोस 60। सही है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि 50 वाले के कर रहे हैं ना। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा बच्चे वाला कंपोनेंट इसका 50 इंटू साइन 60। चलो ये भी आ गया। अब ये 40 अटैच किससे, इधर है, तो यानी कि इधर वाले पे क्या आ जाएगा, कौन सा वाला कंपोनेंट है, 100 फोर्स वाला, 100 इंटू कोस 40। और ये इधर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर
इसका कंपोनेंट आ जाएगा 100 इंटू, इधर कोस में आया क्योंकि अटैच हिस्सा है तो इधर साइन में आ जाएगा साइन 40। बताओ, ये आसान हो गया बच्चों, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अगर तुमने इतना कर लिया तो उसके बाद तो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्योंकि अब क्या करना है हमें, समेशन x और समेशन y कर देना, जीरो कर देना। क्या करना है, समेशन x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x एक्सिस में जितने फोर्स होंगे उनका सम जीरो होगा। देखते हैं x एक्सिस में कितने फोर्स हैं। x एक्सिस ये हैं, यानी कि जो फॉरवर्ड होगा वो प्लस लेंगे, बैकवर्ड जो वाले फोर्स होंगे ना माइनस कर देंगे। देखो फॉरवर्ड कितना है, कितना बच्चों फॉरवर्ड, ये 200 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस 100 इंटू साइन 40। भाई ये फॉरवर्ड है, माइनस लगाओ, माइनस क्या आएगा, माइनस 120 इंटू कॉस थीटा 2 और फिर से माइनस 50 कॉस 60। वैल्यू रख दो थीटा 1 थीटा 2 की। 200 cos थीटा 1 की वैल्यू बताओ बच्चों, cos थीटा 1, भाई cos थीटा 1 यहां पर है, cos थीटा 1 की वैल्यू है ये 2 डिवाइडेड बाय रूट में 5 प्लस 100 इंटू साइन 40, साइन 40 की वैल्यू निकाल के यहां रख दो, माइनस 120 cos थीटा 2, थीटा 2 देखो कहां पर है, ये 3/5 है, रख दो 3/5 और माइनस 50 cos 60 की वैल्यू यहाँ रख दो। और जो भी सोल्व करके, इसे सोल्व तो कर ही लोगे तुम, जो भी सोल्व करके आएगा वो fx की वैल्यू होगी। जो भी सोल्व fx की वैल्यू आती है, समेशन fx की वैल्यू आएगी 140.08 न्यूटन। ये आंसर हो गया हमारा, है ना, सिंपल बात। अब निकालेंगे ऐसे ही y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में निकालो बच्चों। देखो y डायरेक्शन में क्या होगा, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। भाई अप वाले पॉजिटिव हो जाएंगे और डाउन वाले नेगेटिव हो जाएंगे। अप वाले पॉजिटिव कौन कौन से हैं, देखो पॉजिटिव है हमारे ये रे, भाई 200 साइन थीटा 1 प्लस 120 साइन थीटा 2 माइनस, माइनस कितना आएगा बच्चों, माइनस 50 साइन 60 और माइनस 100 cos 40। सही बात है। अब इसे सोल्व कर लो, जितना भी आएगा आंसर हो जाएगा वो। भाई वैल्यू रख दो इसमें, क्या सोल्व कर रहा हूं मैं, एफ वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 200 आएगा इंटू साइन थीटा 1 की वैल्यू रखो। साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या है भाई, साइन थीटा 1 की वैल्यू 1/√5 है, 1/√5 रख दी, प्लस 120 साइन थीटा 2 की वैल्यू देखो, साइन थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा 2 ये रहा 4/5, यहाँ 4/5 आ गया, 4/5 आ गया, माइनस 50 साइन 60 की वैल्यू यहाँ रख दो, माइनस 100 और cos 40। सोल्व कर दो, आंसर जो भी आएगा वो आएगा। आंसर आएगा बच्चों इसका समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 64.54 न्यूटन। कितने आसान क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना। इसमें कुछ नहीं है, बस केवल एक चीज सीखनी है, कंपोनेंट ब्रेक कैसे करते हैं, साइन और cos कैसे लिखते हैं, बस, और कुछ नहीं सीखना इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, पॉलीगन पे या फिर हेक्सागन पे या फिर किसी भी ऐसे डायग्राम पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। क्या क्या रखा है बच्चों, 5 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रेगुलर हेक्सागन एट एन एंगुलर पॉइंट ऑफ साइन द फिगर, कैलकुलेट द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। यानी कि एक्स और वाई एक्सिस में रिजल्टेंट फाइंड करना पहले तो फोर्सेस का, और फिर उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। क्या क्या दे रखा है, 6 हमारी साइड्स हैं, एक 2 3 4 5 6, इसलिए हेक्सागन है। और इसके 5 साइड पे फोर्स लगे हुए हैं, एक ये रहा A20 B30 40 50 60, ये फोर्स लगे हुए हैं। इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पहले तो फाइंड करना है, फिर रिजल्टेंट फाइंड करना है। उससे पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, उससे पहले हमें चाहिए इनके एंगल्स, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे। भाई ये वाला फोर्स है हमारा, ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री पे लगना है हमें। जब ये वाला एंगल पता होगा तभी तो कंपोनेंट ब्रेक कर पाएंगे इसके वाई और एक्स एक्सिस में, तभी, उससे पहले कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों हमें पता है दो साइड के बीच का एंगल का एक फॉर्मूला होता है पॉलीगन के लिए। पॉली बच्चों जहां भी आता है उसका मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि जिसकी गिनती ना हो, यानी कि n नंबर। जैसे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसका क्या होता है उसका मतलब, यानी कि बहुत सारे n नंबर्स होंगे वहां पर, उसका पॉलिनोमियल होगा। या फिर पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब उसमें बहुत सारे n नंबर ऑफ साइड हो सकती है। तो पॉलीगन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दो साइड के बीच के एंगल के लिए, द एंगल बिटवीन टू sides of polygon
क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है n-2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 180, n-2 डिवाइड बाई 2 इंटू 180 है ना बच्चों। अब हम किसके लिए फाइंड करना है, ये जनरल फॉर्मूला है, हमें किसके लिए फाइंड करना है, हेक्सागन के लिए। तो n क्या होगा, n6 होगा फॉर हेक्सागन, n क्या होगा 6। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई बच्चों n है, डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई 6 इंटू 180, कैलकुलेट कर लो, ये आएगा 120। इसका मतलब ये है कि दो साइड के बीच का एंगल कितना होगा, 120 होगा, मतलब ये वाला एंगल, यानी कि एक साइड ये है एक साइड ये है, यानी कि ये एंगल कितना हमारा, ये हमारा 120 होना चाहिए। यानी कि अगर ये 120 है तो ये भी 120 होना चाहिए। देखो दो साइड इसकी कौन कौन सी है, जैसे कि बच्चों ये और ये मिल रही है, यानी कि ये भी 120 होना चाहिए, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120 होना चाहिए। सब कितने होंगे, 120 होंगे। ये हमने पता लगा लिया है किससे, अपने फॉर्मूले से। लेकिन हमें इससे क्या मतलब है भाई, इससे कोई मतलब है हमें 120 से, हमें तो इनके एंगल के बीच के एंगल चाहिए, ये वाले क्या हो, तभी तो हम इसके कंपोनेंट ब्रेक कर पाएंगे। देखते हैं चलो। हमें पता है बच्चों सम होना चाहिए इसका, कितना सम होना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। तो बचा क्या इसमें से, 60 बचा ना भाई, 180 सम होगा तीनों एंगल का, और बचा 60, तो ये कितना हो जाएंगे, ये भी 30, ये भी 30। समझ गए बच्चों बात, 30 होंगे। ऐसी बच्चों ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। क्यों बच्चों 30 क्यों है, देखो 30 कितना बना है, 120। क्या इसके और इस साइड के बीच का भी 120 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यानी कि ये भी दोनों साइड के बीच का एंगल कितना, 120, जब भी तो आएगा जब भी 30 हो। बिल्कुल बात समझ गए, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी बात। चलो अब आगे चलते हैं, 1 बाय 1 कंपोनेंट ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, इसके बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब तो एंगल पता होना चाहिए था ना, अब तो हो ही जाएंगे। इसमें क्या है, देखो कैसे भाई, हमें 20 वाला फोर्स है भाई, कहां पर निकालना है हमें, सम निकालना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर फोर्सेस का। तो इसके कंपोनेंट क्यों ब्रेक करने, क्योंकि तो ये तो है ही एक्स एक्सिस पे, नहीं करने तो किसके करने हैं, 30 वाले के। 30 वाले के इधर कौन से आएंगे कंपोनेंट, एक्स वाले, बताओ सिंपल सी बताओ बात, क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। तो यानी कि 30 इंटू कोस 30, एक कंपोनेंट मिल गया हमें, कहां पर, एक्स एक्सिस पे। पहला कौन सा था, 20 तो था ही। अगला चलो भाई इसका वाई एक्सिस में भी निकाल दो इसी का। तो वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट आएगा 30 इंटू साइन 30। एक का कंपोनेंट निकल गया, अलग अलग पेन से लिख रहा हूं बच्चों मैं हर किसी को, ठीक है, ये आ गया। आगे चलो 40 का चाहिए अब मुझे। अब मुझे बच्चों सिंपल से एक बात बताओ, जब 40 का लूंगा मैं तो बच्चों एंगल क्या ये नहीं देखूंगा ये वाला टोटल, तो 60 डिग्री नहीं आ जाएगा इसके बीच का एंगल, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि बिल्कुल देखना पड़ेगा भाई, यहाँ से एक्स एक्सिस से एंगल देखना ना, सिंपल बात है। चलो 30 है तो अब क्या आएगा, 40 वाले का इधर कोस वाला आएगा, यानी कि 30 यानी कि 60 कोस 30, और इधर क्या आ जाएगा 60 कोस 30, वो 60 कोस 60, नहीं 40 है ना, ये मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चे, ये 40 है, 40 कोस 60, और ये भी आएगा 40 कोस 60, 40 कोस 60। यहाँ क्या साइन, यहाँ साइन आएगा साइन 60। चलो भाई ये आगे दो। अब अगला देखो बच्चों, अगला क्या होगा भाई, ये वाई एक्सिस वाला देखना चाह रहे, इसको क्यों कंपोनेंट ब्रेक करने, क्योंकि तो ऑलरेडी वाई एक्सिस में, हम वाई और एक्सिस में ही तो एक्स में और वाई में तो लाना चाह रहे हैं, तो यही दोनों तो लाएंगे हम। अगला देखते हैं कौन सा लाएंगे। अब ये वाला लाना पड़ेगा भाई, ये वाला लाना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि भाई इसका भी तो कंपोनेंट चाहिए, ये भी तो इधर को लग रहा है। अब देखते हैं चलो इसका कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। देखना बच्चों सिंपल सी बात, अगर ये 30 है और एंगल कौन सा देखना है, ये वाला देखना है। क्यों देखना है, देखो अगर ये हमारा 30 है और ये वाली एक्सिस हमारा 90 बना रही, तो ये कितना बचा भाई, ये 60 ना बचा, तभी तो 90 होगा बीच का दोनों का एंगल। सही बात है, तो ये एंगल हो गया 60। अब जब ये एंगल 60 हो गया हमारा, तो सिंपल सी बात बताओ बच्चों, ये वाला इसके रेस्पेक्ट में ये वाला एक्सिस कितना आ जाएगा, बताओ। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये 60 हमारा फोर्स है, तो cos 60 आ गया इधर, सिंपल है बात। आगे चलो, तो यानी कि इसका एक्स एक्सिस में आ गया, वाई एक्सिस में क्या आएगा बच्चों 60 साइन 60, वाई एक्सिस में आ गया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस में आ गया।
इधर की तरफ आ रहा है फोर्स, यानी कि माइनस आएगा एक्स एक्सिस में। सिंपल है बच्चों, सिंपल बात समझ में आ गई। इतने कंपोनेंट ब्रेक करने आगे, आगे कुछ नहीं करना। अब इसमें नथिंग है, आगे तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है बच्चों। अब आगे क्या करना देखो, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लगा दो। समेशन ऑफ एफ एक्स देखो, एक्स में देखते हैं भाई ये वाले, यानी कि 30 cos 30 प्लस 40 cos 60 और माइनस, क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में, देखो बच्चे ये तो दोनों जुड़ जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ये माइनस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में ही देखना चाह रहे हैं ना हम। ये कितना है 60 cos 60 सॉरी, सारी वैल्यू रख दो और जो भी आए फाइंड कर लो भाई। इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, यानी कि हमारा आ जाएगा बच्चे यहाँ से समीशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है 35.98 न्यूटन। चलो भाई एक एक आ गया हमारा एफ एक्स। अब क्या फाइंड करना हमें, एफ वाई, सेम टू सेम एफ वाई फाइंड कर दो। देखो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखना एफ वाई तो सारे के सारे ऊपर की डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी कि सारे के सारे को जोड़ दो भाई, पॉजिटिव तो आएगा, नेगेटिव कहाँ से आ जाएगा इनमें। क्या क्या है बच्चे, 30 साइन 30 प्लस 40 साइन 60 प्लस 60 साइन 60, वैल्यू जो भी आएगी कैलकुलेट करके लिख लो। समेशन ऑफ वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका समेशन ऑफ वाई 151.6 न्यूटन। ये आ गया समेशन एक्स, आ गया समेशन वाई आ गया। अब क्या है इसमें, तो हो गया सॉल्यूशन, काम हो गया भाई। इसमें है क्या कुछ, अब क्या निकालना रिजल्टेंट, तो आर बराबर क्या होगा भाई एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट आर बराबर क्या होगा, एफ एक्स क्या है बच्चों हमारा, एफ एक्स ये 35.98 का स्क्वायर प्लस एफ वाई क्या है 151.6 का स्क्वायर। जो भी आंसर आए वो लिख दो, आंसर करीबन 155.8 न्यूटन आ रहा है। आ गया बच्चों, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन निकालना हमें बताया, सबको पता है डायरेक्शन कैसे होती है। tan अल्फा, tan अल्फा ले लो, थीटा ले लो, फाई ले लो, कुछ भी ले लो, फाई ले लो, चलो tan फाई क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स। जो भी आ रही वैल्यू उसे पुट कर दो और काट दो उसे, 151.6 डिवाइडेड बाई 35.98। tan इनवर्स में ले जाकर लिख दो उधर, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी, tan इनवर्स करके कैलकुलेटर से कर लेना बच्चों, 76.64 डिग्री में आंसर। ये है बच्चों, इतने सिंपल आंसर हैं इसके, इतने सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बच्चों बना दिए गए हैं, वरना बहुत हार्ड लगते हैं बच्चों को। ये कुछ नहीं करना इसमें, कंपोनेंट ब्रेक करने हैं, सारे ही क्वेश्चनों में कंपोनेंट ब्रेक करने हैं। चलो बच्चों अब हम क्वेश्चन करेंगे, किस पे बेस्ड प्रॉब्लम है ये, सपोर्ट रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे भी प्रॉब्लम। देखो जैसे कि क्या दे रखा है फिगर में, डायग्राम में क्या दे रखा है, ऐसे ही प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों। ये क्वेश्चन एकेटी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन एट एंड ए एंड डी, है ना, फॉर ए गिवन बीम एज शोन इन द फिगर। ये आंसर मैंने लिख दिए हैं पहले ही, सॉल्यूशन हमें अब करना है इसका, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। सही है बच्चों, देखो रिएक्शन ए पे क्या लगेगी भाई, ऊपर की तरफ आर ए रिएक्शन में मान लूं और डी पे मान लूं मैं आर डी रिएक्शन। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आर ए और आर डी की। यहाँ पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं सिंपल सा, हम देखते हैं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में, फोर्स इन वाई डायरेक्शन में, और मोमेंटम कहाँ पर आ रहा है, यानी कि मोमेंट रिएक्शन कहाँ पर आ रही है वो जीरो कर देते हैं भाई। ऑब्वियसली क्या है हमारे इक्विलिब्रियम वाले कंडीशंस, ये हैं बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई बराबर 0 और समेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0, यही तो कंडीशंस है हमारी। चलो इन्हीं यूज करके हम रिएक्शन फाइंड कर लेंगे, बहुत आसान है बच्चों। ये देखो एक बार बताओ बच्चों, सिंपल सा देखो, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई भी रिएक्शन आ रही है, नहीं आ रही। सारी रिएक्शन किस में है, देखो एक आर ए आर डी किस में जा रही है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ, ऊपर की तरफ मूव हो रही है। और जो ये वाली है बच्चों, ये 200 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा बच्चों, कौन सी लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 लगा दो। अब देखो समेशन ऑफ वाई कैसा लगेगा, आर ए आर डी कहाँ में लग रहा है, पॉजिटिव में, यानी कि आर ए प्लस आर डी माइनस क्या आएगा 200, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई में लग रहा, माइनस 200 इज इक्वल टू 0। या फिर क्या बोल दो आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 200, इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत है,
नहीं है, पहली काम खत्म हुआ पहला। भाई समेशन x तो 0 ही है क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, इसमें कोई सी रिएक्शन आ रही नहीं है। ठीक है, अब क्या लगाएंगे हम, समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू 0। देखेंगे रिएक्शन क्या आ रही है। देखो बच्चों, रिएक्शन बच्चों मोमेंटम लेना है यहाँ पर। रिएक्शन में मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम कैसे लेते हैं, टॉर्क होता है मोमेंटम, यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो मोमेंटम खुद ही दे रखा है, क्या दे रखा, 80 न्यूटन का, लेकिन देखेंगे कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। बच्चों देखो नोट करने वाली बात क्या है, मैंने बता दी थी पहले भी, अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो यानी कि पॉजिटिव, और अगर हम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो निगेटिव, है ना बच्चों। देखो इधर ये किस तरफ घुमा रहा है किसी बीम को, इस तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो रिएक्शन कैसी आएगी, नेगेटिव में आएगी। यानी कि आप क्या लगाएंगे, हम ये लगाएंगे समेशन एम ए इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा -18। भाई 18 ही आएगा क्योंकि ये तो रिएक्शन है, न्यूटन मीटर देख लो क्या है न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस खुद ही दे रखी है 80 है, इसमें टोटल दे रखा है। चलो आगे चलते हैं, दूसरे फोर्स पे चलते हैं यहाँ पर, प्लस। देखो बच्चों ये वाला फोर्स से नीचे घुमा रहा है, यानी कि नीचे को तरफ लग रहा है, यानी कि ऐसा घुमाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लॉकवाइज में क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, कितना लग रहा फोर्स, 200 न्यूटन का, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखेंगे कहां से, पॉइंट ए से देख रहे हैं क्योंकि ए ले रहा हूं मैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, देखो 2 और 2 4, ये 2 है, ये 2 है, तो इनटू 4 हो गया। आगे चलो, कौन सी रिएक्शन है, आरडी लग रही है। आरडी किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है, इधर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या है बच्चों, ये आरडी है, माइनस आ गया, इनटू डिस्टेंस कितनी है, 2 2 4 1 5, 5 इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों, यहां से आर डिफाइन करो, यहां से आर डिफाइन कर लो। कैसा होगा आर डिफाइन, भाई आर डी माइनस के आर डी इंटू 5 इज इक्वल टू, सारे को इधर ले जाओ, इस सारे को इधर ले जाओ, ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव 80 हो गया, और ये माइनस के 200 इंटू 40 हो गया, तो आर डी आ जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू 144 न्यूटन। आर डी की वैल्यू पुट कर दो भाई, सोल्व कर लो, इतना ही आएगा। पुट इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों, आर ए प्लस आर डी कितना है 144, और ये क्या है बच्चों, इज इक्वल टू 200 में से 144 घटा दो 56 बचेगा, तो बच्चों आर ए क्या आ गया 56 न्यूटन। तो बच्चों इतने सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही करना है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, किधर क्लॉकवाइज आना है किधर एंटी क्लॉकवाइज आना, बस और कुछ करना ही नहीं है इसमें। रिएक्शन निकालनी है, जब तुम्हें मोमेंटम निकालना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, फोर्स निकालना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आनी क्यों है भाई, फोर्स है वो। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलो बच्चों अब ये वाले क्वेश्चन देखते हैं हम, सपोर्ट वाले क्वेश्चन कैसे होंगे बच्चों। ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से बदल सकते हैं, जैसे कि बच्चों यहाँ पर कैसी सपोर्ट दे रखी है, या ये बच्चों कैसा लोड दे रखा है, ये लोड दे रखा है हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहाँ पर क्या आ सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आ गया तो क्या करेंगे बच्चों, उसमें एरिया निकालते हैं हम, जैसे कि ऐसा देखो सिंपल, मैं यहाँ पर ही प्रॉब्लम बहुत सारी सोल्व करा रहा हूँ आपको। समझ लो ऐसा लोड आ गया है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये हमें 10 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, और ये दे रखा है हमें 10 मीटर, है ना। तो कैसे निकालेंगे इसका रिएक्शन, कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे हाफ इंटू बेस, बेस कितना 10 मीटर, इंटू हाइट कितनी है 10 न्यूटन पर मीटर, ऐसा होगा। ये 10, ये आ जाएगा 50, तो फोर्स कितना आ गया 50। अब ये 50 कैसे पे लगेगा, समझ लो कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 मीटर पे, तो कैसे इसका एफबीडी बनाओगे, एफबीडी बनेगा ऐसे 50 न्यूटन, और इधर आएगा 2 और इधर आएगा 2, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच जाएगा ये, समझ गए। ऐसा होगा हमारा अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आ गया। लेकिन यहाँ पर कैसा लोड है बच्चों हमारा, यहाँ पर हमारा लोड है जो कि हमारा फिक्स, मतलब कैसा है, वेरी नहीं हो रहा, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड है, वेरी नहीं हो रहा ना, यूडीएल दे रखा है यहाँ पर। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन कैसा घूम सकता है, इसको 30 डिग्री पे घुमा दो भाई, ये वाला जो रखा है या ये वाला ऐसा 30 डिग्री पे घुमा दो। अगर एंगल आ गया किसी भी रिएक्शन में या किसी भी फोर्स में, तो उसका क्या करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे एक्स और वाई एक्सिस में, वो भी बात खत्म हो जाएगी। तीसरा क्या क्वेश्चन घूम सकता है, क्वेश्चन यहाँ पर जो ये सपोर्ट दे रखी है इसे अलग कर सकता है। अब चलो इसका बनाते हैं, इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका कैसा होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे हम, FBD। क्या करते हैं FBD में, देखो सपोर्ट देखेंगे सबसे पहले कौन कौन सी है।
इस वाली सपोर्ट को देखो ध्यान से, ये कैसी है बच्चों, रोलिंग सपोर्ट। रोलिंग सपोर्ट में क्या होता है, रोलिंग सपोर्ट का मतलब है बच्चों ये हॉरिजेंटली रोल कर सकता है हमारा बीम इस पे। अगर हॉरिजेंटली रोल कर सकता है बीम, इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा कोई चीज उस डायरेक्शन में रिएक्शन आने की नहीं। न्यूटन थर्ड लॉ यही तो बोलता है बच्चों, जब कोई चीज किसी जगह पर रुकेगी तभी तो रिएक्शन आएगी। तो कहां पर रिएक्शन आएगी, केवल वर्टिकल। यहाँ पर एक ही रिएक्शन आएगी वर्टिकल। यहाँ पर देखो दो रिएक्शन आएगी, कैसे भाई, ये फिक्स है, ये वाला बीम फिक्स है, यानी कि हॉरिजॉन्टली वेरी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी आएगी एक रिएक्शन और वर्टिकली आएगी। किसके कारण आ रही बच्चों, वर्टिकली, क्योंकि नीचे नहीं जा सकता है, ग्रेविटी के कारण एक रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो इसका एफबीडी कैसा बनेगा, एफबीडी बच्चों ऐसा बनेगा, देखो सिंपल सा इसका ऐसा बनाओ, सारी की सारी सपोर्ट हटा दो। ए पे देखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर ए पे क्या होगा, ए पॉइंट ए पर देखो इसके कारण एक रिएक्शन ये आई, इसका नाम क्या होगा बच्चों, आर ए एच, और एक आई वर्टिकल आर ए वी आ गया। सिंपल बात हो गई, पहली बात खत्म हो गई, पॉइंट ए की बात खत्म। आगे चलो, ये जो लोड लग रहा है बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कितने पे लग रहा है, 4 मीटर पे लग रहा है। कितना, 3 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में 3 किलो न्यूटन है, और 4 मीटर पे है ये। तो मल्टीप्लाई कर दो 4 की 3 से, कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कहां पर लगेगा बच्चों, 12 किलो न्यूटन का फोर्स कहां पर लगेगा, 2 मीटर इधर, बिल्कुल सेंटर से जाएगा ना, और 2 मीटर उधर। क्यों बच्चों, क्योंकि 4 मीटर पे लग रहा था, 2 डिवाइड कर दिया इधर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, आ गई होगी बात समझ। अगला क्या कह रहा बच्चों, ये अब 2 मीटर पे, ये 4 मीटर हो गया, अब इससे आगे 2 मीटर पे और आगे जाकर 2 मीटर पे एक डी पॉइंट पर फोर्स लगा हुआ है 8 किलो न्यूटन। भाई ये तो ऐसे ही रहना है। फिर 2 मीटर चले आगे, फिर एक फोर्स लगा हुआ है 8 किलो न्यूटन का, यहाँ तक आ गए। 2 2 4 2 6 2 8 और पूरा 10 होना है। अब यहाँ पर चले गए 2 मीटर हो रहा है। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, देखो ये क्या रखा है, ये हमारा सपोर्ट है, लेकिन ये वेरी कर सकते हैं ओरिजेंटली। तो कौन सी रिएक्शन आएगी, बस वर्टिकली। ये क्या आ गया बच्चों, आर बी, क्योंकि पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। एफबीडी बनाना है बस, इसमें और कुछ नहीं करना है। अब आगे चलते हैं। ऑब्वियसली क्या काम करना है हमें भाई, एफ एक्स इजिकल टू 0 देख लेना, एफ वाई 0 देख लेना, और मोमेंटम 0 देख लेना, और कुछ करना है नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ एक्स 0 कर रहा हूं मैं, यानी कि एक्स डायरेक्शन के फोर्स को 0 कर रहा हूं। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है, एक ही है एक्स डायरेक्शन में, तो आर एच। भाई हॉरिजॉन्टल देखो कौन सा फोर्स है, एक ही है, यानी कि क्या आ गया, आर ए एच 0 आ गया। पहली बात खत्म हो गई, आर ए एच 0 आ गया मेरा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं करूंगा समेशन एफ वाई 0। अब देखो वाई डायरेक्शन में कैसे लेने हैं फोर्स, देखो बच्चों, जो फोर्सेस हमारे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव की तरफ डाउन हो रहे होंगे, जिनकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ जा रहे होंगे वो नेगेटिव। देखो वाई एक्सिस पॉजिटिव की तरफ होगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ फोर्स उनसे लग रहे हैं ये और ये, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा नीचे की तरफ फोर्स कौन से लग रही है वाले, बस सिंपल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव दोनों और ये नेगेटिव तीनों। तो लगा दो एफ एक्स इक्वल टू 0, कैसे लगेगा देखो भाई, आर ए वी पॉजिटिव माइनस, फिर क्या आया 12 8, ये तो आएगा 12 8 8 माइनस 12 किलो न्यूटन माइनस 8 किलो न्यूटन माइनस 8 किलो न्यूटन, और फिर प्लस आएगा, प्लस में क्या आया आर बी इज इक्वल टू 0, यही तो होएगा भाई, बिल्कुल। यानी कि यहाँ से क्या निकल गया हमारा, आर ए वी प्लस आर बी इज इक्वल टू, देखो 12 प्लस 8 प्लस 8 28 किलो न्यूटन, ये आ गया हमारी इक्वेशन 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। 2 इक्वेशन बन गई हमारी। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या करना बच्चों, हमें मोमेंटम लेना एक पॉइंट ए से, यानी कि मोमेंटम ए लेके 0 कर दो। क्या करते हैं, समेशन एम ए 0। चलो भाई मोमेंटम लेते हैं 1 बाई 1। देखो मोमेंटम में क्या देखेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज या डायरेक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या देखना, ये देखो 12 न्यूटन वाला कहां पर घूम रहा है, 12 न्यूटन किधर को घुमा रहा है, हमें ऐसे घुमा रहा है, देखो नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज। कितने डायरेक्शन में भाई, जब हम मोमेंटम देखते हैं जब ही हम डिस्टेंस की बात करते हैं बच्चों, ध्यान रखना यहाँ डिस्टेंस मत लिख देना, क्योंकि ये तो फोर्स है, फोर्स में डिस्टेंस कैसी आएगी, मोमेंटम में डिस्टेंस आएगी, क्योंकि मोमेंटम या टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लग रहा है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर लग रहा है, 2 मीटर पे, यानी कि क्या आएगा बच्चों, ये 12 इंटू 2, सही है। कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज ये रहा क्लॉकवाइज है। ठीक है, आगे चलो, ये कहां पर लग रहा है, देखो ये कितने पे लग रहा है, 2 2 4 6 पर लग रहा है, यानी कि प्लस फिर से 8 किलो न्यूटन इंटू 6,
फिर से प्लस आएगा क्योंकि इसमें ये कितना आ गया 2 4 6 8 8 पर लग रहा, यानी कि 8 इंटू 8। सही है। अब देखो ये वाली रिएक्शन किस पर आ रही है, माइनस आएगी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। माइनस क्या आ गया, माइनस आरबी, और कितने पे लग रहा है, ये देखो 10 हो गया, ये 2 4 6 8 10, यानी कि आगे इंटू 10 इजिकल टू 0। तो क्या हो गया है बच्चों, आरबी इंटू 10 कर दो और सारे को उधर लिख दो, जितना भी आएगा 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 64 और इंटू 10 नीचे 10 भी कर दो। तो जितना भी आरबी आ जाए उसे लिख दो। आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आरबी की वैल्यू आ जाएगी 13.6 किलो न्यूटन। एक तो रिएक्शन निकल गई। अब अगर आरबी आ गई हमारी तो आर ये निकालने में क्या दिक्कत है, आर ए बी कहाँ रख दो इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा बच्चों, आर ए बी की वैल्यू, भाई आर ए बी प्लस आर बी की वैल्यू आई है 13.6 किलो न्यूटन और इजिकल टू 28। तो बच्चों आर ए बी क्या आ गया हमारा, आर ए बी को सोल्व करके लिख दो, करीबन आएगा ये 14.4 किलो न्यूटन। सही है बच्चों, आर ए बी आ गया और आर एच कितना था 0, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट एट ए इजिकल टू होगा आर ए एच ओरिएंटल का स्क्वायर प्लस आर ए बी वर्टिकल का स्क्वायर और रूट में आएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर ए एच 0 है और वर्टिकल में इतना आ रहा 40.4 का स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया बच्चों, आर ए इतना ही आ गया 14.4 किलो न्यूटन। आंसर सिंपल है बच्चों, आर ए आर बी निकालना आ गया, आर ए और आर बी दोनों के रिएक्शन निकल गए। देखो कितना सिंपल है, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए आप अब कैपेबल है करने के लिए। अगर यहाँ यूनिफॉर्म वेरिंग लोड आ गया तो मैंने बता दिया ट्राइंगल बनेगा, उसका एरिया कैसे लिखते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, बस और कुछ नहीं करना, और इसे डिवाइड कर दो जितनी भी हमारी इधर हाफ और इधर हाफ लेंथ में, कुछ नहीं करना होता और इसमें। अब आगे देखते हैं। चलो बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, किसका, इलास्टिक कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है ना बच्चों। एक क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन करने के लिए आप कैपेबल होंगे, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, वन बाय वन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और सिंबल उसके लिखते हैं। दिया हुआ है एक, मतलब क्या करना है, पहले तो डिफाइन करना है आपको पॉइसन रेशो और बल्क मॉडुलस, आपको पता ही है क्या होते हैं ये, मैं फिर से बता दूंगा क्या होते हैं। फिर क्या बताया है कि फॉलोइंग डाटा दिए गए हैं, इससे रिलेट, इसको यूज करके हमें फाइंड करना है पॉइसन रेशो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, सारी चीजें फाइंड करनी है। क्या क्या दे रखा, देखो डायामीटर ऑफ द बार, यानी कि एक डायामीटर दे रखा है, समझ लो ये डी सिंबल ले लो, ठीक है, पहले बात होगी। टेंशन लोड दे रखा है, लोड यानी कि समझ लो ये लोड दे रखा है, पी से हम डिफाइन करते हैं, ये पी हो गया हमारा, ठीक है बच्चों। ये दे रखे थे पैरामीटर, मैंने इसको चेंज करके मीटर में लिख लिया, जैसे ऐसे किलो न्यूटन में रखा, न्यूटन में लिख लिया, आप भी लिख सकते हैं, सिंपल बात है। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करनी है, अगर मिलीमीटर को मीटर में ले जाना। गेज लेंथ दे रखी है, समझ लो ये एल हो गई, ठीक है भाई। एक्सटेंशन ऑफ द बार, यानी कि जो लेंथ थी उसमें एक्सटेंशन जो आया खींचने के बाद जब फोर्स लगाया ये, तो ये आ गया, यानी कि चेंज इन लेंथ हो गई ये, समझ लो ये डेल एल हो गया। चलो भाई, चेंज इन डायामीटर ये है, यानी कि चेंज इन डायामीटर समझ लो ये हो गया, चेंज इन डायामीटर डेल डी हमारा ये हो गया, सिंपल सा। ये चीजें हमने लिख ली जो हमें दे रखी है। अब हम लिखेंगे हमें फाइंड क्या क्या करना है, उसके फॉर्मूले लिखेंगे और फिर देखेंगे क्या क्या चीजों की जरूरत है, उनको फाइंड करना शुरू करेंगे। सबसे पहला पॉइसन रेशो, भाई म्यू फाइंड करना है। म्यू होता क्या है भाई, ये म्यू होता है बच्चों रेशो किसका, स्ट्रेन का। कौन कौन सी स्ट्रेन, कौन कौन सी, शेयर स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन बोल दो या फिर लेटरल स्ट्रेन बोल दो। क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेन। चलो भाई एक चीज पता चल गई, ये होता है, कॉमा लगा यहाँ पर लिखते रहो फटाफट। यानी कि हमें क्या चाहिए म्यू निकालने के लिए, लेटरल स्ट्रेन चाहिए और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चाहिए, पहली चीज आ गई। आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में आपको बोला हुआ होता है यंग मॉडुलस, तो बच्चों ये यंग मॉडुलस ही है। क्या होता है, ई होता है, ये क्या होता है बच्चों, ई कैसे फाइंड होता है भाई, ई फाइंड होता है हमारा किससे, हुक्स लॉ से। क्या होता है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ होता है कि स्ट्रेन स्ट्रेस जो भी आएगी वो
डिपेंड करेगी, प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन के, है ना, और कांस्टेंट आ जाएगा ई, यंग मॉडुलस यही था। यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ही है। यानी कि ई फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रेस चाहिए और स्ट्रेन चाहिए, और स्ट्रेन यहाँ भी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है सारी। यानी कि हमें सबसे पहले क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन देख लेनी है, सबसे पहले देख लेंगे, फिर स्ट्रेस निकाल लेंगे, या फिर पहले स्ट्रेस निकाल लो। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्ट्रेस निकालेंगे। चलो पहले फाइंड करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस होती क्या है भाई, स्ट्रेस होता है ये, क्या होता है, सिग्मा। देखो ऐसे, यानी कि फोर्स लगा रहा होगा, ये फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि ये होता है बच्चों पी पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया पी बाई ए होता है। चलो पर यूनिट एरिया, यानी कि अब चाहिए मुझे भाई स्ट्रेस निकालने के लिए एरिया चाहिए, एरिया तो नहीं देखा रखा, तो सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा, एरिया। ऐसे ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं 1 बाई 1। चलो, और जो भी आ रहा है हमारे रास्ते में प्रॉब्लम, उनको उसको सोल्व करते चलो। तो ए क्या है, एरिया। एरिया क्या होगा बच्चों, ये बार दे रखी है कुछ, उसका डायमीटर दे रखा है, तो हमारा एरिया कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो डायमीटर की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर क्या हो जाएगा, डायमीटर, ये आधा हो जाएगा, यानी कि आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ लिख दूं डी का स्क्वायर, सॉरी भाई डायमीटर का स्क्वायर लिख दूं। भाई डायमीटर क्या होता है, दुगना रेडियस का, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ये। अब इससे फाइंड कर लो भाई डायमीटर क्या हो जाएगा, 4 पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। क्या है, डी क्या है बच्चों, डी है हमारा ये रहा, डी कितना आ रहा है ये 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3। भाई ये आ गया हमारा क्या, एरिया आ गया है। चलो भाई एरिया आ गया, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया भाई, ये एरिया आ गया। क्या करना, स्ट्रेस फाइंड करनी है, स्ट्रेस में रख दो इसे, है ना भाई, पी तो दे रखा ही है, रख दो स्ट्रेस। यानी कि सिग्मा क्या आ गया हमारा, पी क्या है बच्चा, फोर्स कितना दे रखा है, देखो पी कितना दे रखा है 44 इंटू 10 टू द पावर 3, और डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 की का होल स्क्वायर। सोल्व कर लो, जो भी आए वो लिख दो, शायद इसका आंसर आएगा 0.764 10 टू द पावर 8, और लिमिट वो क्या आएगी, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहली चीज आ गई जो हमें फाइंड करनी है, इससे कुछ मतलब है नहीं हमें अभी, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए भाई, हमें ई चाहिए। अभी तो स्ट्रेन फाइंड करना पड़ेगा ना ई के लिए। चलो भाई स्ट्रेन भी फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेन ही बोल देते हैं ऐसे। कैसा फाइंड होता है बच्चों, ये क्या होती है स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यही तो होती है बच्चों, मेरे ख्याल से तो यही होती है। तो चेंज इन लेंथ देख लो कितनी है, इतनी है, कितनी है 0.112 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ये ओरिजिनल लेंथ कितनी है 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। जो भी आंसर आ जाए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वो लिख दो, करीबन करीबन 3.73 10 टू द पावर माइनस के 4 आएगा इसका आंसर। यूनिट क्या आएगी, यूनिट कुछ भी नहीं है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, यूनिट को याद नहीं है। चलो भाई ये बात आ गई, कहां पर रख दो, इसे एक फॉर्मूला 1 बना लो, इसे फॉर्मूला 2 बना लो। कहां पर रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना हमने, इसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम ना कर पाओ, इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट लगे पड़े हैं इसमें, क्योंकि सारी चीज आ रही है ना। रख दो इसमें भाई, ये क्या आ गया भाई, ई क्या आ जाएगा यहाँ से निकल के, ई आ जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेस आया कितना हमारा ये, यानी कि रो बाई, फॉर्मूला लिख लो, रो बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। बच्चे ये होता है ना स्ट्रेस, ये एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन से डिफाइन करते हैं इसे हम। चलो ई क्या आ गया, ये क्या है रो, रो आ रहा हमारा इतना 0.764 10 टू द पावर 8, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन कितना आ रहा 3.73 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। आंसर जितना भी आए ई का वो लिख दो भाई, आंसर कितना आएगा करीबन करीबन इसका, ई का आंसर जो भी आएगा वो लिख दो, जो भी यहाँ पर आंसर होगा। देखो ये रहा ई का आंसर 2.048 10 टू द पावर 11, क्या आया 2.048 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11। काय में आएगा बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होते हैं सारे के सारे मॉडुलस। पहला आंसर हमारा निकल गया है, ई हमारा आंसर आ गया पहला।
कोई दिक्कत आई है इसमें? कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप और कॉन्सेप्चुअल चलेंगे कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाली पूरी जिंदगी में भी। चलो भाई पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज फाइंड करते हैं भाई। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो हमें पता है ये निकल गई हमारी, लेकिन लेटरल स्ट्रेन कोई निकली है अभी? क्या निकालनी है? लेटरल स्ट्रेन निकालनी है। मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है तुम्हें। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? लेटरल का मतलब साइड, यानी कि प्रोफेसर ने कहा लेट आया साइड में खड़ा हो जा, ये तो सिखा रखा बच्चों। यानी कि जब साइड घटे, साइड मतलब जब डायामीटर उसका घटे, भाई ऑब्वियसली बात है एक बार को हम खींचेंगे तो उसमें लेंथ बढ़ेगी, जो कि ये बड़ी लेंथ इसकी, लेकिन उसका साथ साथ डायामीटर भी तो घट जाएगा। तो डायामीटर कितना घट रहा है देखो, चेंज इन डायामीटर कितना आ रहा है? इतना, और ओरिजिनल डायामीटर इतना। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगी? लेटरल स्ट्रेन फाइंड करते हैं चलो। नाउ लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी बच्चों चेंज इन डायामीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायामीटर। क्या है चेंज इन डायामीटर? लिखो फटाफट। डेल डी क्या है? ये है कितना है बच्चों? ये 0.00366 10⁻³ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर क्या बच्चों? यहाँ देखो ओरिजिनल डायमीटर 30 इंटू 10⁻³ जो भी वैल्यू आ जाए वो लिख दो भाई। क्या वैल्यू आएगी? डिवाइड करके देख लो, जो भी वैल्यू आएगी लेटरल स्ट्रेन की करीबन करीबन आएगी ये 1.22 इंटू 10⁻⁴। भाई ये भी हमारी क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि वो भी मीटर में, ये भी मीटर में लेकर ले रखा हमने। चलो भाई ये भी आ गई, कहीं में रख दो इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 म्यू भी आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आया बच्चों? म्यू हमारा, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन क्या आई है? 1.22 10⁻⁴। और बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या आई है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है? ये कितनी आई थी? 3.73 10⁻⁴। जो भी आंसर आ जाए वो लिख दो। आंसर ये लिख रखा मैंने 0.327। भाई ये भी यूनिटलेस है क्योंकि ये भी तो रेशियो ही है किसका? लेंथ का। ये भी आंसर आ गया। दूसरा दो आंसर आ गए हमारे, पहला आ गया दूसरा आ गया। अब क्या फाइंड करना भाई? दो चीजें तो आ गई, ये और ये। अब फाइंड करना जी और के। चलो भाई जी और के भी फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करें भाई जी और के? हमें पता है दो चीज अगर हमारे पास है, म्यू और अगर ई है, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है किसमें? जी में। क्या होता है बच्चों? वो ये होता है ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू। होता है क्या नहीं बच्चे? मेरे ख्याल से होता है। अब ई भी पता हमें और म्यू भी पता, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, म्यू निकाल दो भाई। म्यू की और ई की वैल्यू पुट करके जी तो निकालना है, इसमें क्या है? रख दो वैल्यूज में भाई। ये रिलेशन तो याद होना चाहिए, तो रिलेशन हमने निकलवाया। कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लो बच्चों। एक रिलेशन होता है ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू होता है एक। में देखो यहाँ पर भाई 2g समझ लो। 2g स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था ना, उससे समझ लो। अब 5g चल रहा है, 2g समझ लो कि यहाँ 2g है ना। 2g अगर यहाँ आ गया तो यहाँ 2 नहीं आने का, है ना। और अगर यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। मतलब कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा, उससे याद हो जाएगा। चलो भाई अब कहाँ से देखते हैं हम? इससे देखते हैं। तो ई की वैल्यू क्या आई थी? ई की वैल्यू ये आई है, रख दो भाई। क्या आई है? 2.048 10⁻11 इज इक्वल टू 2 इंटू जी फाइंड करना है। 1 प्लस म्यू कितना आया बच्चों? इतना आया 0.327। भाई इससे फाइंड कर लोगे तुम आराम से। जी की वैल्यू आ जाएगी 0.77 इंटू 71 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आराम से निकाल लोगे तुम इससे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ये भी भाई कैलकुलेट हो गया। आगे चलो भाई, अब कौन सा चीज निकालनी है? हमें के निकालना, तो के यहाँ से निकाल लो भाई। ई कितना दे रखा? फिर से रख दो। 2.048 10⁻11 इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 इंटू म्यू कितना दे रखा? म्यू दे रखा है ये है हमारा, दे रखा नहीं है, फाइंड किया है 0.327। अब जो भी आएगा वो लिख दो भाई। इसमें जो भी वैल्यू आएगी इसकी लिख दो। के की भाई सोली तो करना, कैलकुलेटर ही तो यूज करना है। 97 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताओ कितने आसान क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ये हम क्वेश्चन को देख तो डर जाते हैं, करना कुछ नहीं होता इसमें। करना होता है केवल ये चीजें कि हमें पहले चीजें पता हो क्या है, और हमें फिर 1 बाय 1 चीजों को लिखना आना चाहिए कि कैसे होगा, क्या आइडिया लगेगा।
दो चीजें हमेशा याद रखना, ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का, ये होता है हुक्स लॉ याद रखना हमेशा, पॉइजन रेशो याद रखना हमेशा, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। समझ रहे हो बच्चों? लेट एंड स्ट्रेन हमें पता होना चाहिए क्या होता है। लेट से याद रखो, लेट मतलब साइड, साइड जब घटेगी, और लॉन्गिट्यूडनल तो हमें बताइए लेंथ, जब लेंथ खींचेगी। अब फिर तो हो ही जाएगा ना क्वेश्चन, अगर तुम इस लॉजिक से चलोगे, तो कुछ है नहीं इसमें। रिलेशन देख लेते हैं, किस किस में रिलेशन देखना, सीओपी रेफ्रिजरेटर का और हीट पंप का, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे अपने आराम से। 5-10 मिनट में न्यूमेरिकल हो जाएंगे, जो भी न्यूमेरिकल आएगा आप कर देंगे, कॉन्सेप्चुअल समझेंगे एकदम। चलो बच्चों 1 बाय 1 करते हैं। सीओपी बच्चों रेफ्रिजरेटर का क्या था भाई? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारा क्या था भाई? कैसे फाइंड करेंगे, कैसे देखेंगे, रटना कुछ नहीं है। रेफ्रिजरेटर कहां से हीट रिलीज करता है? लोअर टेम्परेचर है ना, तो हीट रिलीज कहां से होगी? कौन सी हीट आएगी? लोअर टेम्परेचर की, और वर्क डन नीचे आ जाएगा। बस यही तो होता है। वर्क डन क्या होगा बच्चों? वर्क डन हमेशा होता है डिफरेंस इन बिटवीन हीट्स। भाई वर्क डन कैसे निकालोगे तुमने कुछ वर्क किया है ना, समझोगे तुमने 100 ईंट अपने घर की नीचे पड़ी थी, छत पर पहुंचा दी, तो कैसे फाइंड करोगे तुमने कितना वर्क किया? भाई जितनी एनर्जी खर्च हुई होगी, जितनी एनर्जी इनिशियल थी आपकी और जितनी एनर्जी बच गई, दोनों का डिफरेंस देख लो निकाल के, वही तो होगी वर्क डन। तो यानी कि एनर्जी जो हमारी हाई टेम्परेचर पे थी, है ना, और हमारी जो लोअर टेम्परेचर पे, उसका डिफरेंस देख लेंगे, वर्क डन हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे सिंपल है ना, वर्क डन में भी लिख सकते हैं, ऐसे सिंपल है। और सीओपी ऑफ हीट पंप क्या क्या था बच्चों? हीट पंप का क्या था भाई? कहां से हीट रिलीज रिमूव कर रहा है वो? हॉट से, यानी कि जहां पर गर्म है वहां से हीट को क्या कर रहा है बच्चों? रिलीज कर रहा है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर? QH, है ना। काम कहां पर कर रहा है? रिलीज नहीं, सॉरी, काम जो जहां पर करेगा, जिस टेम्परेचर पर करेगा, वो वाली हीट आएगी। कहां पर काम कर रहा है? हॉटनेस पे काम कर रहा है, तो क्या आएगा बच्चों? QH माइनस QL। सिंपल है, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं है। एक काम करते हैं, फिर ये ले लेते हैं और इससे शुरू कर देते हैं काम। भाई सीओपी ऑफ हीट पंप ले लो, है ना, QH डिवाइडेड बाई QH माइनस QL। एक घटा दो, एक जोड़ दो, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करा दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा माइनस के QH, भाई ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस QL, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा QH माइनस QL, और ये +1। देखो इससे ये कट गया, तो हमारा क्या आ गया भाई? हमारा आ गया COP ऑफ हॉट हीट पंप इज इक्वल टू आ गया QL डिवाइडेड बाई QH माइनस के QL प्लस के 1। और ये क्या बच्चों? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो क्या बन गया हमारा? COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। तो हमारा इसमें रिलेशन आ गया, 2 नंबर में आ सकता है बच्चे, है ना। आए या ना आए, तुम तक करना आ गया, बस सिंपल खत्म। अब एक रिलेशन हो रहा है, रिलेशन क्या है वो तो सिंपल है बच्चों। क्या होता है वर्क डन? वर्क डन होता है हीट डिफरेंस हायर से लोअर। तो बच्चों QH क्या आ गया? इसे भी रटते हैं हम लोग, समझ रहे हो? कुछ नहीं रटना है इसमें, कुछ नथिंग है रटिफिकेशन। तो चलो भाई एक एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन रट लिया हमने, क्वेश्चन को करने का तरीका 1 बाय 1। देखो क्या कर रखा है, द फूड कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, यानी कि रेफ्रिजरेटर कहां पर काम करेगा? लोअर टेम्परेचर पे काम करेगा। इज मेंटेन एट 4 डिग्री बाय सराउंडिंग हीट फ्रॉम इट एट ए रेट ऑफ इतना केल्विन। यानी कि क्या दे रखा है बच्चों? दे रखा है हमारे इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, यानी कि लोअर टेम्परेचर दे रखा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे पूछ रहा भाई रिमेनिंग हीट, रिमूविंग हीट फ्रॉम इट एट ए रेट ऑफ इतना। कहां से रिमूव कर रहा है हीट बच्चों? फ्रीजर से, यानी कि फ्रिज के अंदर से। कौन सी हीट रिमूव होगी फिर? लोअर टेम्परेचर वाली। तो क्या होगा बच्चों? ये क्या दे रखा है? QL दे रखा है। क्या दे रखा है? 360 किलो जूल पर मिनट। बट बच्चों लेकिन इसकी यूनिट क्या पढ़ते हैं हम? किलो जूल पर सेकंड। तो क्या कर लो, सेकंड में बदल लो इसे। किलो जूल पर सेकंड में कैसा बदलेंगे? 60 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों डिवाइड करके? 6 किलो जूल पर सेकंड। करना क्या है बच्चों? समझना है क्वेश्चन को, दे क्या रखा है, सिंपल क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तुम, है ना। हीट कौन सी रिमूव हुई है भाई? फ्रीजर के अंदर से, लोअर टेम्परेचर ही होगा ना वहां।
आगे बढ़ो। इफ द रिक्वायर्ड पावर इनपुट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इतना किलोवाट डिटरमाइन द, ये फाइंड करने क्या दे रखा बच्चों, वर्क डन दे रखा ना, पावर कितनी यूज कर रहा, पावर मतलब वर्क होगा वो। तो बच्चों W बराबर क्या दे रखा है 2 किलोवाट। क्या पूछ रहा है सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। बताओ सीओपी रेफ्रिजरेटर का क्या होगा, जहां से हीट, जिस हीट पे काम कर रहा है वो डिवाइडेड बाय वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, दोनों हीट का डिफरेंस। कहां पर काम कर रहा है, क्यूएल पे, यानी कि लोअर हीट पे, लोअर टेम्परेचर पे काम कर रहा है वो। तो पहला बच्चों ए कैसा होगा, ए सीओपी निकाल दो। किसका निकाल ले सीओपी, रेफ्रिजरेटर का क्या होगा क्यू एल डिवाइडेड बाई क्यू एच माइनस क्यू एल। इसे भी रटते थे क्या बच्चों तुम, कुछ नहीं रटना, कुछ भी रटा फिक्रेशन नहीं है। क्यू एल क्या है बच्चों 6 डिवाइडेड बाई ये क्या होता है बच्चों वर्क डन, भाई वर्क ही तो होता है। इसे यहाँ पर क्यू एच माइनस क्यू लिख के वर्क लिख लो, वर्क कितना 2, तो कितना आ गया बच्चों 3। भैया 3 आ गया ना बच्चों, सिंपल है। सीओपी कितना आ गया इसका 3 आ गया, ये हो गया आंसर। आगे करो, बी फाइंड करो। बी क्या है, द रेट ऑफ हीट रिजेक्ट टू द रूम। रेट ऑफ हीट रिजेक्ट फाइंड करना, बताओ कैसा करोगे रेट ऑफ हीट रिजेक्ट। क्या फाइंड करना बच्चों, हीट रिजेक्ट जो हुई है रूम के बाहर, हीट रिजेक्ट कौन सी होगी बताओ चलो। भाई क्यों एच ही तो होगा, हाई टेम्परेचर पे नहीं जा रही वो, भाई क्यों एच ही तो रिजेक्ट करेगा वो हीट को। तो क्या फाइंड करना है, क्यू एच फाइंड करना, क्यू एल दे रखा। ये बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए फाइंड क्या करना, दे रखा क्या है, और कुछ नहीं रखा इन क्वेश्चनों में, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो करो बच्चों इसे। तो क्या फाइंड करना बच्चों हमें, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, वर्क डन बराबर क्या होता है हीट डिफरेंस, ये तो होता है। फाइंड क्या करना हमें क्यू एच, तो बरा सारी वैल्यू रख दो 2, क्यू एच डब्ल्यू कितना बच्चों 2, भाई यहाँ वैल्यू रख देना बस 2 किलोवाट है यहाँ पर, इज इक्वल टू, है ना, क्यू एच फाइंड करना है, क्यू एच ऐसे रहने दो, माइनस क्यू एल कितना है, क्यू एल है हमारा ये रहा, क्यू एल है 6, है ना, इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, तो क्यू एच कितना आ गया बच्चों 8 किलो जूल, आंसर है ना 6, 3 और 8। अगला क्वेश्चन सोल्व करो बच्चों, देखो खुद कर लेंगे आप क्वेश्चन सोल्व। क्या कह रहा है ये, हीट पंप हैज ए सीओपी, इतना सीओपी दे रखा हीट पंप का। क्या होता है हीट पंप का सीओपी, सबसे पहले तो वो लिख लो, सीओपी ऑफ हीट पंप होता है बच्चों, ऊपर क्या आएगा, कहां पर काम कर रहा है हीट पंप, हायर टेम्परेचर पे काम कर रहा, क्यू एच आएगा, यानी कि क्यू एच माइनस क्यू एल नीचे आएगा, या डब्ल्यू लिख लो इसे, है ना, डब्ल्यू लिख लो, चलो डब्ल्यू। फाइंड द हीट ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम द हीट पंप। हीट ट्रांसफर कौन सी होगी बच्चों, सिंपल सी पहले बात ये बताओ, फाइंड द हीट ट्रांसफर टू द एंड ऑफ द हीट पंप। भाई हीट जो ट्रांसफर करेगा वो बाहर जो हीट जाएगी उसकी, या फिर बाहर जो होगी हीट, काम किस पे कर रहा है हायर टेम्परेचर पे, जो बाहर होगी वो लोअर हीट होगी, सिंपल बात है ना। तो फाइंड क्या करना क्यूएल, फाइंड क्या करना है क्यूएल, और क्या दे रखा बच्चों व्हेन 50 किलो जूल वर्क इज सप्लाइड, यानी कि डब्ल्यू दे रखा उसे कितना 50 किलो जूल, सिंपल बात है। तो कैसे फाइंड करें भाई, ये तो क्यू एच है और डब्ल्यू दे रखा है, सीओपी भी दे रखा है, इसका फाइंड कैसे करेंगे, पहला क्यू एच निकाल लो, भाई सीओपी कितना, तो मैं ये पता चल गया बच्चों अगर क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, बात ही खत्म हो जाती है, सिंपल सा बच्चों। सीओपी मतलब ये देखो, दोबारा पढ़ो इस क्वेश्चन को, सीओपी कितना दे रखा है इतना, कहां पर काम करता है सीओपी कैसे लिखोगे, हीट पंप कहां काम करता है हाइयर टेम्परेचर पर काम करता है, अंदर का टेम्परेचर कितना होगा हाइयर होगा उसका, ठीक। फिर क्या कह रहा, फाइंड द हीट ट्रांसफर टू द एंड फ्रॉम द हीट पंप, तो हीट पंप से जो हीट ट्रांसफर होगी वो ऑब्वियसली लोअर टेम्परेचर पे होगी, तो वो क्या होगा क्यूएल होगा। तो फाइंड क्या करना क्यूएल फाइंड करना, सिंपल बात है ना बिल्कुल। चलो फिर कैसा फाइंड करेंगे, सबसे पहले क्यूएच फाइंड करो, सीओपी कितना दे रखा है 1.7 इज इक्वल टू क्यूएच डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, तो क्यूएच बराबर क्या आ गया, क्यूएच बराबर आ गया बच्चों 1.7 इंटू डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू है 50, है ना, जितना भी आ जाए इतना लिख दो इसे, जितना भी मल्टीप्लाई करके आएगा तुम्हारा। अब क्या फाइंड करना हमें क्यूएल, तो क्यूएल कैसा फाइंड होगा, क्यूएल भाई सिंपल सा होगा डब्ल्यू बराबर क्यूएच माइनस के क्यूएल, ये तो होता है, इसे इधर ले जाओ, डब्ल्यू कितना दे रखा था हमें 50, है ना 50 दे रखा है डब्ल्यू तो हमें, माइनस के क्यूएच, क्यूएच कितना आया 1.7 इंटू 50, है ना, जितना भी यहाँ इज इक्वल टू क्या आ गया, इज इक्वल टू क्यूएल माइनस का, भाई माइनस का ही तो आ रहा है, इधर ले जाओ, क्यूएल कितना आ जाएगा 1.7 इंटू 50 माइनस के 50, जो भी आंसर आ जाए वो है आंसर है।
लिख लेना बच्चों जो भी आंसर आया। हाँ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है ये कि फ्रीजर एक जो कि टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है माइनस के 15 डिग्री, तो कौन सा टेम्परेचर होगा, लोअर, फ्रीजर के अंदर लोअर टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर कितना बच्चे, TL, लोअर टेम्परेचर कितना, माइनस के 15 डिग्री, इसे बदल लो किसमें, केल्विन में, कितना आ जाएगा 258 केल्विन। चलो आगे आगे बढ़ो, एम्बिएंट एयर टेम्परेचर कितना, इतना, एयर कौन कहां पर होगी, बाहर, बाहर की एयर की बात कर रहा तो कौन सा टेम्परेचर का, हायर टेम्परेचर, कितना है ये 30 डिग्री, इसे ही बदल लो केल्विन में, है ना, कितना आ जाएगा 303 केल्विन। आगे पढ़ो क्वेश्चन, इफ द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम फ्रीजर एट द कंटिन्यूअस रेट ऑफ, इतना क्या दे रखा है ये, हीट एब्जॉर्ब कहां पर करेगा वो, इनसाइड, इनसाइड कैसी हीट एब्जॉर्ब होगी, कौन सी हीट होगी वो, लोअर टेम्परेचर वाली। अगर हीट एब्जॉर्ब कह रहा है किसी फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर में, तो QL है, बाहर जाने वाली हीट जो है, जो अगर बाहर की बात कर रहा है तो QH होगी, सिंपल सी बात है, क्यों है बच्चों ये QL, कितनी है QL 1.75 किलो जूल पर सेकंड। क्या दे रखा है, व्हाट इज द लीस्ट पावर नेसेसरी टू पंप विद हीट आउट कंटिन्यूअसली, यानी कि W फाइंड करना है इसमें। सिंपल बात है, W फाइंड करना कैसे करेंगे, देखो हमें एक फॉर्मूला पता है W का कि COP इज इक्वल टू होता है QL डिवाइडेड बाई W। सही बात है, QL दे रखा है, ये W फाइंड करना, लेकिन COP नहीं है। अगर COP हो तो बात खत्म हो जाएगी, तो COP कैसे फाइंड करें, COP बच्चों टेम्परेचर की टर्म में भी होता है, टेम्परेचर दे रखा फाइंड हो जाएगा। क्या होता है बच्चों COP होती है लोअर टेम्परेचर, जैसे कि लोअर एनर्जी थी ऐसे ही लोअर टेम्परेचर कितना TL डिवाइडेड बाई टेम्परेचर का डिफरेंस, यानी कि हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। क्या है बच्चों लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर 258 होगा, ये 258 डिग्री केल्विन में आएगा, 258 केल्विन डिवाइडेड बाई कितना है बच्चों 303 माइनस 258 केल्विन में। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट करो COP कितना आएगा, करीबन 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 आएगा 5.73 COP आया है, यहाँ रख दो 5.73 इज इक्वल टू QL क्या है, QL बच्चों हमें दे रखा है 1.75 किलो जूल पर सेकंड। क्या फाइंड करना है W, डिवाइड कर दो इसे, W आ जाएगा 0.305 किलो जूल पर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बस क्वेश्चन में ये समझना है क्या दे रखा है बस, और क्या फाइंड करना, और कुछ नहीं करना, नथिंग। देख लेते हैं, यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल करेंगे अलग अलग टाइप के, और इनसे अलावा न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है, क्योंकि यही न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो बच्चों क्या कह रहा है, पहला हाइड्रोलिक प्रेशर हैज ए रैम ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड प्लंगर ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर। It is used for lifting a weight of 30 Newton. Find the force at the plunger. यानी कि एक फोर्स दे रखा है, दूसरा फोर्स निकालना है, डायमीटर दे रखे हैं एक और दूसरा डायमीटर दे रखा है। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि डायमीटर जो दे रखा है उसके रिगार्डिंग एरिया फाइंड कर लो। भाई हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया बच्चों क्या होता है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सिंपल है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास एरिया, क्योंकि भाई किसी भी चीज में फोर्स लगेगा, इनसाइड जो मानेंगे हम वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लेंगे। और आर डी बराबर क्या होता है, दुगुना आर रेडियस का, तो आर बराबर क्या हो जाएगा D/2। जब यहाँ आर D/2 रखोगे तो एरिया आ जाएगा हमारा पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर। सिंपल है। अब बच्चों एरिया जो दे रखा हमें, समझो ये D1 के लिए और ये A1 के लिए, समझो ये D1 एरिया है, ये D2 एरिया है, तो A1 क्या आ गया बच्चे यहाँ पर, A1 आ गया पाई/4 इंटू D1 क्या है बच्चों 20 सेंटीमीटर। देखो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ है नहीं इनमें करने को। चलो यहाँ पर मैं बता दूँ भाई, ये कितना डायमीटर कितना है D1 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदल लो 0.2 मीटर आ गया, और D2 कितना दे रखा है बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में बदल लो 0.03 मीटर आ गए। तो D1 की वैल्यू रखो, D1 की वैल्यू है 0.2 मीटर का स्क्वायर, इसका एरिया समथिंग आ जाएगा करीबन 0.0314 मीटर का स्क्वायर। दूसरे का एरिया निकाल लो सेम टू सेम, A2 क्या हो जाएगा पाई/4 इंटू डायमीटर किसका D2 का, D2 कितना है 0.03 का होल स्क्वायर। A2 फाइंड करो बच्चों, करीबन करीबन 0.0007 आएगा, उसे 10 टू द पावर -4 में लिख रहा हूँ मैं, 7.068 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। हमें फॉर्मूला कौन सा पता बच्चों, F1 दे रखा है, यानी कि हमें एक फोर्स दे रखा है, दो एरिया दे रखे हैं,
तो इससे सिंपल क्या होगा बच्चों, ये फॉर्मूला नहीं पता, F1 इज इक्वल टू F1A1 इज इक्वल टू F2A2। सिंपल बात है, F1A1 F2A2 क्या निकालना है, F2 फाइंड करना है। तो F2 क्या हो जाएगा बच्चों, A2 इंटू F1 डिवाइडेड बाई A1। सारी वैल्यू रख दो यहाँ पर, कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर है। F2 बराबर क्या होगा, A2 कितना आया, A2 आया हमारा 0.0314 इंटू F1 कितना है हमारा 30 दे रखा है, A1 कितना आया हमारा, हाँ बच्चों ये जो है ना A2 है, A2 ये वाला है ना, A2 कौन सा हमारा, ये A2 कितना है 7.068 10 टू द पावर माइनस 4। A1 कितना हमारा 0.0314। डिवाइड करके लिख लो, जो भी आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। सिंपल है, क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन करो। द डायमीटर ऑफ पाइप एट ए सेक्शन 1 एंड 2। दो सेक्शन दे रखे हैं पाइप के, उसके डायमीटर इतना और इतना दे रखा है। जब भी तुम्हें डायमीटर दिखे तुरंत एरिया फाइंड कर लो साइड में को करके। तो इसका A1 का एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर का 0.1 का होल स्क्वायर। जितना भी आएगा फाइंड कर लो। A2 कितना है पाई बाई 4 और ये कितना बच्चों 0.15 का होल स्क्वायर। जितना भी आएगा यहाँ पर नोट कर लो, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके और वैल्यू पुट कर लेना यहाँ पर। आगे क्या कह रहा है, दैट find the discharge through the pipe if the velocity of water flowing through a pipe at section 1। यानी कि सेक्शन 1 में जो हमारा होगा, सेक्शन 1 में यहाँ पर कितना डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, उसका डिस्चार्ज फाइंड करना। तो डिस्चार्ज क्या होता है बच्चों, क्यों होता है। तो पार्ट 1 में क्या फाइंड करना, Q1। क्यों, क्योंकि बच्चों सेक्शन 1 में बोल रहा है, देखो यार सेक्शन 1 में थ्रू द पाइप ऑफ सेक्शन 1। तो Q1 क्या हो गया, A1 इंटू V1। बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, एरिया और वेलोसिटी। डिस्चार्ज क्या होता है भाई, एरिया और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एरिया बढ़ेगा किसी भी चीज का तो वेलोसिटी घट जाएगी पाइप की। सिंपल सी बात नहीं है। जब तुम गार्डन में पानी देते हो तो सिंपल बात है, जब उसे बीचोगे ना, एरिया घटाओगे तो क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी बढ़ जाएगी उसी रेशो में। तो दोनों आपस में अपोजिट होते हैं ये। अगर मैं इसे ले जाऊं, इधर ले जाऊं वेलोसिटी को, तो अपोजिट नहीं हो जाएंगे। सिंपल बात है। तो बच्चों क्या फाइंड करना है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है, Q1 है ना, एरिया और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई होती है। एरिया कितना है यहाँ पर, एरिया जितना भी आया लिख दो यहाँ, पाई बाई 4 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चे यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड। जो आंसर आए लिख दो। आंसर क्या है मैंने लिख रखा है पहले, 0.0392 मीटर की क्यूब बाई सेकंड। मीटर की क्यूब ही आएगा, देखो एरिया है ऐसा मीटर स्क्वायर आया और यहाँ पर मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, मीटर की क्यूब आएगी पर सेकंड आ गया। सेकंड में बच्चों क्या फाइंड करना है यहाँ पर, देखो also find the velocity at section 2। velocity at section 2 पे फाइंड करनी है, बताओ कैसे फाइंड करोगे भाई। वेलोसिटी फाइंड करनी है सेक्शन 2 पे, बताओ। तो सिंपल नहीं है बच्चों, क्या कर दो इसमें भाई, एरिया दे रखा है और वेलोसिटी फाइंड करनी है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 भाई। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 हमारे पास पता है, V1 भी पता है, A2 हमें पता है और V2 फाइंड करना है। इसमें कुछ है कोई, रख दो बच्चों। A1 क्या है बच्चों हमारा, A1 पाई बाई 4 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू V1 कितना है बच्चों, V1 हमारा 5 इज इक्वल टू A2 कितना है हमारा, पाई बाई 4 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर इंटू V2 पूछ रहा। इससे ये काट दो और इसे डिवाइड में करके कैलकुलेटर से फाइंड कर लो, जो वैल्यू आएगी वो होगी V2। V2 कितना आएगा 2.22 मीटर पर सेकंड। ये आंसर सिंपल है बच्चों। आगे चलते हैं, अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 30 सेंटीमीटर का पाइप है एक, कवरिंग वाटर ब्रांचेस इनटू 2 पाइप्स ऑफ द डायमीटर 30 एंड 15 सेंटीमीटर। यानी कि 30 सेंटीमीटर का जो पाइप है उसकी दो ब्रांच निकल ली है ऐसे। यानी कि ए पाइप है, ए इसकी ब्रांचेस निकल ली है, एक इधर को जा रही, एक इधर को जा रही है ना बच्चों, ऐसे जा रही है ब्रांचेस। ये कितना है 30 सेंटीमीटर का। जैसे सेंटीमीटर में तो मतलब डायमीटर दिखा उसको तुरंत एरिया फाइंड कर लो, कुछ नहीं करना है ना बच्चों। चलो इसका एरिया फाइंड करते हैं सबसे पहले। इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू ये 30 सेंटीमीटर को 0.3 लिख लूँ, स्क्वायर कर दूँ, करीबन कितना आएगा 0.0706 कैलकुलेट कर लेना है। चलो पहला चीज हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो क्वेश्चन। डायमीटर कितना दे रखा और 20 और 15, इसे ही फाइंड कर लो। इसका डायमीटर कितना, समझ लो ये क्या था, ये D1 था है ना। D2 कितना दे रखा है हमें डायमीटर, इसमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर।
इसे मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.2 मीटर। एरिया कितना आ जाएगा A2 मैं मान रहा हूँ एरिया कितना आ जाएगा 5/4 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर एरिया 0.0314 हो जाएगा। देखो 4 से तो 4 घट जाएगा और 0 उधर चली जाएगी पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है। चलो भाई अब ये वाला फाइंड करते हैं, इसे थोड़ी ब्रांच को पढ़ा लो। अब इस ब्रांच का फाइंड करते हैं। डायमीटर कितना दे रखा है इस ब्रांच का D3 मान लिया बनने से। D3 कितना दे रखा है बच्चों 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसे लिख सकता हूँ 0.15 मीटर। एरिया कितना हो जाएगा A3 मारना हूँ मैं 5/4 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर। तो A3 कितना आ जाएगा करीबन कैलकुलेट करो बच्चों इसे। 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 से 4 कटेगा 0.0176 के करीबन इसका एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में। सारा मीटर स्क्वायर हमारा मीटर स्क्वायर में जो चीजें दे रखी थी वो फाइंड कर ली हमने। चलो आगे चलो। इफ द एवरेज वेलोसिटी इन 30 सेंटीमीटर पाइप इज 2.5, यानी कि इसका क्या दे रखी है V1 दे रखी है इसमें 2.5 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर कैसा हो सके वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिस्चार्ज इन दिस पाइप, यानी कि इस पार्ट में, यानी कि जो स्टार्टिंग है इसमें डिस्चार्ज फाइंड करना। पहला काम तो ये है भाई, कैसा करोगे पहला पार्ट स्पेस में क्या है Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा A1 V1, बात खत्म हो गई। सब चीज दे रखी है, एक चीज फाइंड करनी। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा A1 क्या है, A1 जो हमने फाइंड किया 0.0706 और V1 क्या है 2.5। जो आंसर आ जाए वो लिख दो। आंसर क्या है लिख रखा है मैंने 0.176 मीटर की क्यूब बाई सेकंड। आंसर आ गया पहला वाला। पार्ट सेकंड सोल्व करो बच्चों फटाफट। पार्ट सेकंड बताओ क्या है, क्या फाइंड करना है। Also find the velocity in 15 centimeter pipe if the velocity in 20 centimeter pipe is 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है इसकी V2 कितनी दे रखी है हमें 2 मीटर पर सेकंड और V3 फाइंड करनी है हमें। सिंपल बात है। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई, जितना डिस्चार्ज इसमें होगा भाई, जितना इस पाइप में फ्लो होगा, जितना पानी होगा इसमें, आधा इसमें जाएगा आधा इसमें जाएगा। या फिर ऐसा कह लो कि जितना इसमें होगा ये और ये मिला के उसका सम होगा, यानी कि डिस्चार्ज Q1 बराबर क्या होगा Q2 प्लस Q3। इसमें क्या दिक्कत है, Q1 क्या है बच्चों, Q1 है A1 V1, या फिर इसे लिख दो इस वैल्यू को इज इक्वल टू Q2 क्या है A2 V2 प्लस Q3 क्या है A3 V3। भाई सारी वैल्यू हमें पता, V3 तो ना पता, बस रख दो वैल्यू। A1 V1 की वैल्यू क्या कैलकुलेट करके आई है, कैलकुलेटर का ही आई है। देखो क्या आई है 0.176 इज इक्वल टू A2 क्या है, A2 हमारा क्या फाइंड हुआ था, A2 है हमारा 0.0314 इंटू V2 कितना है 2 प्लस A3 कितना है, A3 है 0.0176 इंटू V3 कैलकुलेट करके लिख दो जितना भी आएगा। कितना आ रहा है 6.44 मीटर पर सेकंड। इतने आसान क्वेश्चन है बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आने का। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। और आसान अगर कर देगा पेपर को तो इसमें क्या कर देगा, डायमीटर की जगह एरिया दे देगा बस, और कुछ नथिंग, कुछ स्पेशल नहीं आने का।